लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से हिजाब पर विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मुलाकात की और इस दौरान हिजाब से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि महिला जो पहनना चाहती है वो खुद तय करे। राहुल गांधी के इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक देश में सामाजिक सौहार्द नहीं रहे, इसलिए वो दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है। क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। राहुल गांधी वोट के खातिर व्याकुल भारत हैं। किसी को कह देंगे ये पहनो, किसी को कह देंगे ये पहनो। इस्लाम तो इनको हुक्म देता है, अगर जमहूरी मुल्क है तो जमहूरी मुल्क के अंदर आज़ादी है, जिस तरीके से चाहें। वैसे इस्लाम तो ये कहता है कि हिजाब में रहना चाहिए। हिजाब पर राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बार फिर हंगामा मच गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी वोट के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। वो नहीं चाहते कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसलिए वो बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर बीजेपी नेता उन पर हमलावर हैं? तो सबसे पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए। अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। What you wear is your responsibility and your decision. I don't think anybody else should be deciding it. भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिजाब पर आपका क्या नजरिया होगा, तो राहुल गांधी ने ये बातें कही। उनका कहना था महिलाएं जो पहनना चाहती हैं उन्हें इसकी आजादी होनी चाहिए। महिलाओं को क्या पहनना है ये उनका अधिकार है और इस मामले में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। पहली नजर में राहुल गांधी के इस बयान में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि महिलाओं के जिन अधिकारों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो उन्हें पहले से ही मिले हुए हैं। हमारे देश में कोई भी महिला अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सकती है और इस पर उसे किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। हिजाब को लेकर जो विवाद है वो शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर है। मतलब जब कोई भी मुस्लिम महिला किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई करती है तो उसे उस संस्थान के नियमों के मुताबिक यूनिफॉर्म पहननी होती है। उसे धर्म के आधार पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन कुछ छात्राओं ने ये मांग की थी कि उन्हें स्कूल कॉलेजों में भी हिजाब पहनने का अधिकार मिले और इसके बाद ही हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ। लेकिन राहुल गांधी के बयान से लगता है कि वो ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में मुस्लिम महिलाओं को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है और इसको लेकर अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून न रहे, एक देश में सामाजिक सौहार्द न रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। ये कानून का देश है, कानून से काम चलता है और कानून ही काम करेगा। हिजाब पर जिस विवाद को राहुल गांधी के बयान से हवा मिली है, असल में वो विवाद काफी पुराना है।
ये मामला अक्टूबर 2021 में कर्नाटक से शुरू हुआ था, जब एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद सामने आया। जनवरी 2022 में उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद देश के कई हिस्सों में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। 15 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और ड्रेस कोड के पालन को सही ठहराया। हाई कोर्ट के फैसले में ये भी कहा गया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गईं। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हिजाब पर एक बटा हुआ फैसला सुनाया। एक जज ने माना कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, तो दूसरे जज ने कहा कि हिजाब व्यक्तिगत पसंद का मामला है, जिसके बाद ये मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। इस समय कर्नाटक, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है, लेकिन कुछ लोग अब भी इसका विरोध करते हैं। भाजपा ज्वाइन कर लिया जी। और लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल दलों को झटका लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंगलवार को कांग्रेस के 2 और आरजेडी का एक एमएलए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। एनडीए की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के पहले आरजेडी नेता बार बार खेला अभी बाकी है की बात कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही खेला हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ तीनों विधायक भगवा पट्टा लगाकर विधानसभा पहुंचे। मंगलवार को बिहार की सियासत में अचानक बड़ा खेला हो गया। ये बड़ा खेला हुआ है उन पार्टियों के साथ जो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बार बार खेला होगा के दावे करते थे। जी, बात महागठबंधन की हो रही है। सरकार से बाहर होने के बाद तेजस्वी यात्रा पर है। इधर उनके गठबंधन के 3 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी के साथ आरजेडी विधायक संगीता देवी, साथ में कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ भगवा पट्टा पहनकर विधानसभा पहुंचे। निर्णय जो भी है, सार्थक निर्णय जो होता है उसको लेने में देर नहीं करनी चाहिए और हम लोगों ने सार्थक निर्णय लिया है, देश हित में, प्रदेश हित में। आरजेडी और कांग्रेस में हुई टूट के बाद बिहार में सियासी वॉर पलटवार का दौर तेज हो गया है, लेकिन पहले आप आरजेडी और कांग्रेस से टूटे तीनों विधायकों को जान लीजिए। संगीता देवी मोहनिया से विधायक हैं। 2020 में पहली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती। 8 साल पहले राजनीति में आई और आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बात दूसरे विधायक मुरारी गौतम की करें तो मुरारी गौतम कांग्रेस के टिकट पर रोहतास के चिनारी से विधायक हैं। 2020 में जेडीयू के ललन पासवान को हराया था। अनुसूचित जाति से आने वाले मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ सौरभ विक्रम से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। भूमियार जाति से आने वाले सिद्धार्थ सौरभ दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये तीनों विधायकों का बीजेपी ज्वाइन करना लोकसभा चुनाव के पहले इंडी अलायंस के लिए बड़ा झटका है, जिसकी खींच आरजेडी नेताओं के बयान में भी दिख रही है। अभी सब फालतू बात पूछने से कोई फायदा है? बताइए, चौपाया को बांधेगा कि दोपाया को बांधेगा? लेकिन वजह क्या है? लगातार टूट हो रही है राजद में। अरे खरीद बिक्री हो रही है। पहले नहीं देखे 3 विधायक लोग जाकर गए तो खरीद बिक्री ही का ना वो कमाल था। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि ये सब कुछ ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। इसको टूट नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो बीजेपी वालों का जो ऑपरेशन लोटस चलता रहता है ये उसी का नतीजा है। वो उस पहले भी लोग ट्राई कर रहे थे, उस समय सफलता नहीं मिली।
दूसरी ओर एनडीए की तरफ से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि इन पार्टियों के नेता आर्थिक खेला में लगे थे, इसीलिए उनके विधायक टूट रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले जिस ढंग से पूरे देश भर में विपक्षी पार्टियां टूट रही हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर विपक्ष टूट क्यों रहा है और क्या ये टूटता विपक्ष मोदी का मुकाबला कर पाएगा। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात यूपी की, जहां पर राज्यसभा चुनाव में सपा को एक बड़ा झटका लगा। सपा के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसकी बदौलत बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जीत हो सकी, जबकि सपा को 2 सीट पर ही जीत हासिल हुई है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। मंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर जारी भी कर दिया। प्रदेश का जो विकास हो रहा है उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। ये जश्न राज्यसभा चुनाव में मिली जीत का है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 7 सीट पर जीत तो पहले से पक्की थी, लेकिन ये जश्न राज्यसभा चुनाव में मिली उस एक सीट पर जीत की है जहां बीजेपी ने सबसे मजबूत प्रत्याशी पर दांव लगाया था, जिसने हारी हुई बाजी को भी पलट दिया और बीजेपी 8वीं सीट पर जीत गई। इस चुनाव में अखिलेश यादव को पूरी उम्मीद थी कि उनके तीसरे प्रत्याशी जरूर जीतेंगे। वोटिंग से पहले खूब दावे हुए, लेकिन जब नतीजा आया तो समाजवादियों के अरमान पर पानी फिर गया, क्योंकि तीसरी सीट की चाह में अखिलेश यादव अपने 6 से 7 विधायक गंवा बैठे। यानी एक और चुनौतीपूर्ण चुनाव अखिलेश यादव के हाथ से फिसलकर बीजेपी की झोली में चला गया। अखिलेश यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की बात कही। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। आपको बताएं कि बीजेपी के पास अपने 7 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त वोट थे, लेकिन उसने चुनाव में अपना 8वां उम्मीदवार उतारा और इसके चलते मुकाबला और रोचक हो गया और चुनावी परिणाम उम्मीद से उलट, क्योंकि हारी बाजी भी बीजेपी अब जीत चुकी है और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो चुका है, जो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान में दिखा। भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायक खरीद फरोख्त खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यानी लोकसभा चुनाव में 80 सीटों का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, पार्टी उसकी तरफ एक और कदम बढ़ा चुकी है, क्योंकि ये उत्साह बताने के लिए काफी है कि कैसे बीजेपी हर बाधा एक एक कर पार कर रही है और हारी बाजी जीतती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के पल्लादम में जर्मन सिंगर कैसेंड्रा मे और उनकी मां से मुलाकात की। कैसेंड्रा मे की तारीफ पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। जर्मन सिंगर कैसेंड्रा मे भारत के कई भाषाओं में भक्ति गीत गा चुकी हैं। आज पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कैसेंड्रा ने अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम गाना गाकर भी सुनाया और गाना सुनते ही पीएम मोदी भाव विभोर नजर आए। टेबल पर उंगलियों से सुर के साथ ताल बिठाते हुए पीएम मोदी दिखे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब बात मिशन गगनयान की। जी हां, मिशन चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद अब हिंदुस्तान के मानव मिशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मिशन गगनयान अगले साल तक लॉन्च होगा। मंगलवार को इस मिशन में जाने वाले 4 पायलट भी सामने आ गए। पीएम मोदी ने इन 4 पायलटों से बात की और शुभकामनाएं दी। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। चंद्रयान और सूर्य मिशन पर आदित्य L1 को भेजने के बाद अब भारत के पहले मानव मिशन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत से गेस्ट पायलटों ने आवेदन दिया था, जिसके बाद 12 पायलट चुने गए थे और आखिर में 4 टेस्ट पायलटों का चयन हुआ। सबके मन में उत्सुकता बनी हुई थी कि आज उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों से पर्दा भी उठ गया। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने पायलटों से बात करके शुभकामनाएं दी, इसरो के वैज्ञानिकों को सराहा। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है, जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में पीएम मोदी ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया कि हिंदुस्तान का स्पेस मिशन बिना रुकावट के चलता रहेगा। गगनयान मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। मिशन गगनयान के तहत जाने वाले 4 टेस्ट पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग रूस में हुई है। गगनयान की लॉन्चिंग से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा और बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।